औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I'm your teacher Salim Yusuf and I welcome you once again after a long interval. It's my 11th lecture for the students of BS English second semester. My subject is History of English Literature and today we shall discuss modern period. Students, आप सबको खुशामदीद। तकरीबन 2.5 माह की तवील छुट्टियों के बाद, एक लंबे वक्फे के बाद हम एक बार फिर से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। आज मैं लेक्चर नंबर 11 आपके लिए डिलीवर कर रहा हूं। मेरे आज के लेक्चर का टॉपिक है मॉडर्न पीरियड। ये एक लॉन्ग लेक्चर है, काफ़ी लंबा टॉपिक है और बहुत वजाहत तलब है। उम्मीद है कि आप इस पे तवज्जो देंगे, बड़ी तवज्जो से इसको सुनिएगा क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए अल्लाह के नाम से आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक जी, मॉडर्न पीरियड। ओके, मैं ज़रा फोकस चेक कर रहा था। एवरीथिंग इज़ फाइन। लेट अस स्टार्ट। द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ये पहला फ़िक्रा बड़ा अहम है, आपको पिछला लेक्चर याद दिला दूँ। हमने पढ़ा था कि सन 1901 में जब क्वीन विक्टोरिया, मलिका विक्टोरिया की वफ़ात हुई, डेथ हुई, तो उसके साथ ही विक्टोरियन एज ख़त्म हो गई। विक्टोरियन एज एक बहुत तवील दौर था। विक्टोरियन एज ख़त्म होती है, मॉडर्न एज शुरू होती है। मॉडर्न एज में ट्रेंड्स बदल जाते हैं, लिटरेचर से मुतल्लिक, फ़ाइन आर्ट्स से मुतल्लिक, मॉरल वैल्यूज़, इखलाकी कदरें, बहुत कुछ तब्दील होता है। ये मॉडर्न पीरियड है और मॉडर्निज़म को मानने वालों ने विक्टोरियन एज की तमाम तर रिवायात को, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इवन उनके फ़ैशन को रिजेक्ट किया। उन्होंने सब कुछ नए सिरे से, शुरू से डिफ़ाइन किया। दे रीडिफाइंड एवरीथिंग। ये मॉडर्निज़म का एक हल्का सा ओवरव्यू था, उर्दू में आसान लफ्ज़ों में आपके लिए। आइए अब इसको पढ़ते हैं। फ़र्स्ट पैराग्राफ में वो सारी बातें होंगी जो कि मैंने आपको अभी उर्दू में आसान लफ्ज़ों में बताई हैं। The modern age in English literature started from the beginning of the 20th century। कहा गया कि जैसे 20th सेंचुरी सन 1900 का आगाज़ हुआ तो मॉडर्निज़म भी शुरू हुआ। इट फॉलोड द विक्टोरियन एज, और ये विक्टोरियन एज के बाद शुरू हुआ। इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्जरवेटिव वैल्यूज़, और ये कॉन्जरवेटिव वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ एक एहतजाज था। कॉन्जरवेटिव क्या होता है जी? कॉन्जरवेटिव मतलब होता है कदामत पसंद, पुराने ख़यालात वाला। यानी विक्टोरियन एज के तमाम तर ख़यालात को अब कॉन्ज़रवेटिव आइडियाज़ ख्याल किया जाता था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इज़ दैट इट इज़ अपोज टू द जनरल एटीट्यूड टू लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स एडॉप्टेड बाय द विक्टोरियंस। जी, ये बड़ी अहम बात कही गई कि विक्टोरियंस का जो भी जनरल एटीट्यूड था ज़िंदगी से मुतल्लिक, इन्होंने तो उस एटीट्यूड को भी रिजेक्ट कर दिया। The young people during the first decade of the 20th century regarded the Victorian age as hypocritical and the Victorian ideas as mean। जी, उस ज़माने के नौजवानों का ख्याल था कि विक्टोरियन एज तो हिपोक्रिटिकल, मुनाफ़कत से भरी हुई थी, और उस दौर के आइडियाज़ क्या थे? मीन, घटिया, कमतर, सुपरफिशियल एंड स्टूपिड आइडियाज़ थे। What the Victorians had regarded as honourable and beautiful, their children and grandchildren regarded as ugly। हर वो चीज़ जिसको विक्टोरियंस ऑनरेबल ख्याल करते थे, जो चीज़ विक्टोरियंस के ख़्याल में बहुत अच्छी थी, मुअज़्ज़ज़ थी, उसी चीज़ को मॉडर्न एज के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उनके ख़्याल में यही चीज़ तो ख़राब थी, बुरी थी।
नथिंग वॉज कंसिडर्ड एज सर्टेन, कुछ भी उनके ख्याल में सर्टेन यकीनी नहीं था। एवरीथिंग वॉज क्वेश्चन, हर चीज़ पर सवाल उठाया जाता था। दिस रेबिलियस मोड ऑल्सो अफेक्टेड मॉडर्न लिटरेचर, और इस मोड ने लिटरेचर को भी मुतासिर किया। यानी ये जो रेबिलियन थी, ये जो बगावत थी, ये सिर्फ ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ नहीं थी, इसने लिटरेचर को भी डिस्टर्ब किया। लिटरेचर के जो अंदाज पिछले 50 साल से 70 साल से चले आ रहे थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। एंड इट्स टेक्निक्स, the mental attitude, moral ideas and spiritual values of modern literature were opposed to Victorian literature। यानी मॉडर्निज़म में, जदीद दौर में मेंटल एटीट्यूड, लोगों का जहनी रवैया, मॉरल आइडियाज़, अखलाकियात से मुतल्लिक उनके कवानीन, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, रूहानियत से मुतल्लिक उनकी सोच ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, ये सब कुछ बदल गए, तब्दील हो गए, स्पेशली विक्टोरियन आइडियाज़ के ख़िलाफ़ हो गए। स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप एंड ऑफ एस्थेटिक एप्रिसिएशंस ऑल्सो अंडरवेंट रेडिकल चेंजेस। आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप यानी फ़नकाराना शाहकार, और फिर एस्थेटिक एप्रिसिएशन। एस्थेटिक मतलब होता है जमालियाती हिस्से जमाल, ख़ूबसूरती को सराहने की एक अंदरूनी हिस्स, वो सब कुछ तब्दील हो गई। वो चीज़ें जिनको विक्टोरियंस खूबसूरत ख्याल करते थे, उन्हीं को ये लोग अगली ख्याल करते थे, बदसूरत समझते थे। अब इस पहले पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हैरानगी होती होगी कि आखिर मसला क्या था इन लोगों को, कि इन्होंने सेट ट्रेडिशंस को रिजेक्ट कर दिया, हर अच्छी चीज़ इनको बुरी लगती थी। मसला इन लोगों को नहीं था, हकीकत में मसला इनके मुआशरे में था। इनके इर्द गिर्द करप्शन, नाइंसाफ़ी, इंसानी हकूक़ का पामाल किया जाना, कुछ ऐसी चीज़ें थी। और इसके साथ फिर फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में शुरू हुई, और उसने इंसानों को इस तरह से ज़िबा किया। उस फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंसानियत की इतनी तज़लील हुई, इंसान इतने बड़े पैमाने पर कत्ल किए गए, ज़िबा किए गए, और पूरी बस्तियां तबाह कर दी गई कि जो बच गए वो जहनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर बुरी तरह से मुतासिर हुए। उनकी सोच को फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर ने बहुत डिस्टर्ब किया था, नेगेटिवली डिस्टर्ब किया था। और मॉडर्निज़म के लोगों ने अपने मुआशरे की करप्शन तो देखी ही थी, वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज तो कर ही रहे थे, लेकिन फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की तबाही ने उनके एहतजाज को मज़ीद हवा दी। वो बुरी तरह से मुतासिर हुए थे। ये वजह थी कि उन्होंने पुराने दौर की रिवायात को रिजेक्ट किया था। इसकी मज़ीद वजाहत हम इस पैराग्राफ में मॉडर्निज़म में पढ़ेंगे। मॉडर्निज़म वॉज अ मूवमेंट विच फ्लरिश्ड इन यूरोप बिटवीन 1890s एंड 1940s। मॉडर्निज़म क्या है? ये पहली तहरीक है जो कि 1890 से 1940 के दौरान इंग्लैंड में, बल्कि पूरे यूरोप में पनपती है। अब मॉडर्निज़म की मज़ीद तफसील में जाने से पहले मैं आपको चंद बातें बड़ी अहम बता दूं, आपके पेपर के हवाले से, इस लेक्चर को बुनियाद बनाकर। आज के इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में हमने सन 1900 के दौर में चलने वाली तमाम तर तहरीकों से मुतल्लिक पढ़ना है। वो बहुत सी तहरीकें थी, बहुत से इज़म्स थे, जिसमें से पहला मॉडर्निज़म है। मैंने इनको किताबों से देखा, लिटरेचर से मुतल्लिक वेबसाइट्स मैंने सर्च की, इंटरनेट से बहुत सा मवाद लिया। जितने इज़म्स मैं आपको पढ़ाऊँगा इतने ही अभी बाकी हैं जो कि वक्त की कमी की बिना पर, लेक्चर की टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट होने की बिना पर मैं आपको पढ़ा नहीं सकूँगा। बताना ये चाहता हूँ, कहने का मकसद ये है कि जितना मैं पढ़ा दूँ वो बहुत नहीं है। इतना मवाद अभी और नेट पर मौजूद है। काइंडली अपनी बुक्स को स्टडी करें, नेट को देखें। मज़ीद इज़म्स, मज़ीद तहरीकें वहाँ पर आपको मिलेंगी, उनसे मुतल्लिक पढ़िएगा। उनमें से भी कोई सवाल आ सकता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ सकती हैं, तो वो जो बाकी बच जाएंगे वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दे दूँगा।
और ये जो इज़म्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे पहला वाला मॉडर्निज़म है, दूसरा तीसरा इज़म भी हम पढ़ेंगे, इनमें से शॉर्ट आंसर्स बनते हैं, इनमें से ऑब्जेक्टिव के सवाल बनते हैं। जैसे कि पहला फ़िक्रा आपको एक सवाल का जवाब देता है, पूछा जा सकता है कि व्हेन डिड मॉडर्निज़म स्टार्ट इन यूरोप, या फिर व्हाट वाज द टाइम स्पैन ऑफ मॉडर्निज़म, मॉडर्निज़म कब शुरू हुआ, इसका टोटल टाइम स्पैन क्या था। 1890 से 1940 का इसका टाइम स्पैन था, 1890 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपसे यूं भी तो पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन मॉडर्निज़म, मॉडर्निज़म पर एक नोट्स लिखिए। तो उस नोट को लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी बात को तवज्जो से सुने, इन नोट्स को आप देखें और फिर नेट से कुछ इस्तिफ़ादा करें, कुछ अपनी राइटिंग्स करें, अपने तौर पर कुछ नोट्स बनाएं। तो इस मैसेज के बाद दोबारा से अपने काम की तरफ आते हैं। मॉडर्निज़म को मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। Modernism was a movement which flourished in Europe between 1890s and 40s. As a movement, it was a response to the horrors of World War I. कहा गया कि 1890s में ये शुरू तो हो गई थी, लेकिन हकीकत में ये वर्ल्ड वॉर वन की तबाही के ख़िलाफ़ एक रिएक्शन बनी। 1890 के बाद 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो भाई 24 साल गुजर चुके थे। तो ये रिएक्शन कैसे हो सकता था? हैरानगी की बात है। डेफिनेटली आपके जहन में भी सवाल होगा कि तहरीक को शुरू हुए तो 24 साल हो चुके थे, अब 24 साल के बाद कोई रिएक्शन आना था? नहीं जनाब। 1890 के बाद इंडस्ट्रियल एज ने जिस तरह से इंसान की ज़िल्लत की थी, तज़लील की थी, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं जब हमने विक्टोरियन एज को पढ़ा था। इंडस्ट्रियल एज में लोगों की हक तलफ़ी होना, मेहनत ज़्यादा करवाना, पैसे कम देना, उनकी सेहत और रिहाइश का ख़याल न रखना, ये सारी चीज़ें इंसानियत की ज़िल्लत थी और कई तरह की करप्शन थी मुआशरे में। तो इस सारी करप्शन को देखते हुए मॉडर्निज़म के लोगों ने एक रिएक्शन किया था और इस रिएक्शन को मॉडर्निज़म का नाम दिया गया था। और फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तबाही उनके सामने आई तो इस रिएक्शन में बहुत तेज़ी आ गई। ये मतलब है इसका। अब आगे पढ़ते हैं। सेकेंड लाइन से, एज अ मूवमेंट इट वॉज अ रिस्पॉन्स टू द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड टू द राइजिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज़ इन द लास्ट 19th एंड 20th सेंचुरी। जी हाँ, जो बात अभी मैंने बयान की कि 19th एंड 20th सेंचुरी में जो नई नई कॉलोनीज़ बन रही थी, लोग गाँव को छोड़कर, देहातों को छोड़कर शहरों में आ रहे थे क्योंकि सनतों में उनको रोज़गार मिलता था। उसकी बिना पर शहर बढ़ रहे थे, कुछ नई कॉलोनीज़ बन रही थी। फिर वहाँ पर इंसानियत की बड़े पैमाने पर डिसरिस्पेक्ट और डिसग्रेस थी। इन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो रिएक्शन हुआ वो मॉडर्निज़म था। वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निज़म इज़ इन nihilism, the rejection of all religious and moral principle as the only means of obtaining social progress. nihilism बड़ी अहम चीज़ है जी। आपसे पूछा जा सकता है कि what was nihilism या फिर what was the quality of modernism। मॉडर्निज़म के फॉलोअर्स ने, इसके मानने वालों ने रिजेक्ट कर दिया रिलीजन को, मॉरलिटी को, इखलाकियात को, पुरानी रिवायात को। यानी उनका कहना था कि अगर किसी शख्स ने इस दुनिया में कुछ हासिल करना है तो जो शख्स जितनी मेहनत करेगा वो उसका फल पाएगा। ये मज़हब, ये रब से दुआएं करना, ये अपनी किस्मत पर यकीन करना और ईमानदारी करना, सीधी राह पर चलना, ये माजी की बातें हैं। उनका ये ख्याल था। इन अदर वर्ड्स, द मॉडर्निस्ट रेप्यूडिएटेड द मॉरल कोड ऑफ द सोसाइटी। रेप्यूडिएट मतलब रिजेक्ट। उन्होंने पुराने मुआशरे की मॉरल वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर दिया था। इन विच दे हैड बीन लिविंग फॉर सेंचुरीज़, जिसमें वो कई सदियों से रह रहे थे। द मॉडर्निस्ट बिलीव दैट, और मॉडर्निस्ट का ये मानना था कि फॉर एन इंडिविजुअल टू फील होल एंड अ कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटी ही नीडेड टू बी फ्री ऑफ ऑल द इनकम्बरिंग बैगेज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ हिपोक्रेसी।
ये उनका फ़लसफ़ा था, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडर्निस्ट बिलीव दैट फॉर एन इंडिविजुअल टू फील होल एंड अ कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटी, यानी उनका कहना था कि अगर कोई शख्स अपने मुआशरे के लिए कुछ करना चाहता है, कंट्रीब्यूटर बनना चाहता है, अपने समाज की खिदमत करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, तो फिर उसको क्या करना होगा? पुराने ज़माने की तमाम तर हिपोक्रेसीज़ को छोड़ना होगा। भाई वो हिपोक्रेसीज़ क्या थी? यानी पुरानी कदरें, ओल्ड वैल्यूज़, ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, उसको छोड़ना पड़ेंगी। मॉडर्निज्म चैलेंज द हार्मनी एंड द रैशनैलिटी ऑफ द इनलाइटनमेंट एंड सॉट टू री इन्वेंट आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द एज। उन्होंने पुराने ज़माने की तमाम तर वैल्यूज़ को रिजेक्ट किया और उन्होंने क्या किया? री इन्वेंट लिटरेचर ऑफ द एज। उन्होंने अपने दौर के ज़माने के लिटरेचर को नए सिरे से बनाने का फ़ैसला किया। टू डू सो, ऐसा करने के लिए, इट ब्रोक अवे फ्रॉम द वर्क्स ऑफ द पास्ट। उन्होंने माजी के कामों को छोड़ दिया एंड कन्वेंशंस, पुरानी रिवायात को छोड़ दिया, एंड वर earlier held at a pedestal, that were earlier held at a pedestal, यानी वो रिवायात जो कि किसी ज़माने में एक मकाम रखती थी, पेडिस्टल था उनके पास, उन्हें छोड़ दिया इन लोगों ने। जी स्टूडेंट्स, आपके लिए फ़ोकस सेट किया गया है क्योंकि पेज काफ़ी डाउन चला गया था, तो इसको पढ़ रहे हैं। इस पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन से लफ्ज़ पेडिस्टल से आगे जहाँ मेरा बॉल पॉइंट है, द व्यू दैट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शंस ऑफ ब्यूटी एंड ऑन द होल द मीनिंग ऑफ आर्ट। उनका ख्याल क्या था कि खूबसूरती से मुतल्लिक़ आपके जितने भी कॉन्सेप्शंस हैं, आर्ट फ़न से मुतल्लिक़ आपके जितने भी आइडियाज़ हैं, डिड नॉट फिट द एज, वो आज के दौर के मुताबिक नहीं हैं, वो पुराने हो गए हैं। लीड टू अनदर मूवमेंट कॉल्ड डाडाइज़म। तो इस मूवमेंट ने एक और तहरीक को जन्म दिया, उसका नाम था डाडाइज़म। दैट कॉन्शियसली सेट टू रीडिफाइन आर्ट इटसेल्फ। और इस तहरीक ने तो आर्ट की एक नई डेफिनेशन पेश की। तो जनाब ये था मॉडर्निज़म, जिसको हमने तफसील से पढ़ा। इसके बाद डाडाइज़म है। डाडाइज़म को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैंने मॉडर्निज़म को बड़ी तफसील से पढ़ाया, इसको एक्सप्लेन किया, यहाँ तक कि इसकी एक एक लाइन का तर्जमा किया। रीज़न ये थी, वजह ये थी कि ये जो मॉडर्निज़म है ये आगे आने वाले तमाम तर इज़म्स की बुनियाद है। अगर इसकी समझ आ जाती है तो आगे आने वाले तमाम तर इज़म्स आसानी से समझ आ जाते हैं, क्योंकि अगले सारे इज़म्स, सारी तहरीकों की जड़ें मॉडर्निज़म में हैं। लिहाजा अब हम डाडाइज़म को पढ़ते हैं और इससे मुतल्लिक भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये बड़ा अहम है। पहले ही फ़िक्रे में आपको कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव आंसर्स मिलेंगे। सो बी केयरफुल एंड लिसन इट केयरफुली। अच्छा जी, डाडाइज़म वॉज इनिशिएटेड बाय अ फ्रेंच पोइट ट्रिस्टन ट्राजा 1916 इन फ्रांस। तो पहली लाइन में 2 सवाल आपके लिए बनते हैं कि हु स्टार्टेड डाडाइज़म, इसको किसने स्टार्ट किया? ट्रिस्टन ट्राजा। हु वाज ट्रिस्टन ट्राजा? ही वाज अ फ्रेंच, फ्रांस का रहने वाला था। ही वाज अ फ्रेंच पोइट, फ्रांस का रहने वाला शायर था ट्रिस्टन ट्राजा, उसका नाम था। उसने डाडाइज़म को शुरू किया 1916, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। अब ये डाडाइज़म उसने कब शुरू किया था? ये इस डेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी। 1960 से 1922, ये तो सिर्फ 6 से 8 साल का दौर बनता है। इसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं इसको रिकन्फर्म करूँगा, इस पर तवज्जो ना दीजिएगा, मैंने इसको क्रॉस किया है। इन फ्रांस इट डिवेलप्ड इन रिएक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिएक्शन के तौर पर शुरू की गई थी।
मैं ज़रा एक मिनट पेज उतार लूँ, पेज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, नेक्स्ट पेज नज़र नहीं आ रहा। ओके, अब क्लियर है। ठीक है जी। दिस मूवमेंट कंसिस्टेड ऑफ आर्टिस्ट who rejected the logic, reason and aestheticism of modern capitalistic society। जी, डाडाइज़म से ताल्लुक़ रखने वाले राइटर्स ने और आर्टिस्ट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया लॉजिक को, रीज़न को, मंतक को, एस्थेटिसिज्म को, जमालियात के हिस्स को ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जदीद मुआशरे में जो भी लॉजिक थी, जो रीज़न थी और जो एस्थेटिसिज्म था और ब्यूटी से मुतल्लिक, ख़ूबसूरती से मुतल्लिक जो स्टैंडर्ड्स थे, उन्होंने उन स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट किया। यानी डाडाइज़म के मानने वालों ने अपने मुआशरे में अपने इर्द गिर्द देखा, सब कुछ का जायज़ा लिया और फिर उन्होंने कहा कि जनाब आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो गलत है, जिस चीज़ को आप ब्यूटी कहते हैं वो गलत है, जिस चीज़ को आप लॉजिक, मंतक, दलील कहते हैं आपकी दलील गलत है। इंस्टेड ऑफ इट, इसकी जगह दे एक्सप्रेस्ड नॉनसेंस, उन्होंने नॉनसेंस एंड इर्रेशनैलिटी को एक्सप्रेस किया। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि उन लोगों ने अपने मुआशरे की करप्शन को देखकर कहा कि जनाब ये गलत है, तो बजाय इसके कि वो इस्लाह करते, उन्होंने जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया, जो स्टफ़ प्रोड्यूस किया, वो तो ख़ुद नॉनसेंस था, वो इर्रेशनल था। भाई ये क्यों था? ये रिएक्शन था, ये रद्द अमल था। यानी वो इस्लाह नहीं कर रहे थे, ये यूँ कह लीजिए कि वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, इस्लाह नहीं कर रहे थे। इन देयर वर्क, अपने अपने काम में उन्होंने नॉनसेंस, इर्रेशनैलिटी पेश किया। अब वो नॉनसेंस क्या है, वो इर्रेशनैलिटी क्या है, वो इस सेकंड पैराग्राफ में हम बड़ी तफसील से पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ उर्दू में ताकि आपको समझ आ जाए। जब हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ें तो आपको आसानी से उसकी समझ आ जाए। जनाब वो इर्रेशनैलिटी ये थी कि जिन पेंटर्स ने पेंटिंग की, उन्होंने अजब सी तस्वीर पेंट की, जैसे कि एक ही पेंटिंग के अंदर किसी का एक हाथ शो कर दिया, साथ में जानवर की दुम है, उसके बाद किसी परिंदे की चोंच है। ये अजब सी पेंटिंग्स थी। मोनालिसा की तस्वीर पर, किसी खूबसूरत औरत की तस्वीर पर मूछें बना दी और शायरी में रदीफ, काफिया, रिदम, मीटर जिसको हम कहते हैं, वो सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। अपने आज़ादाना अंदाज में शायरी की और नेचर के थीम नहीं लिए, रिलीजन को डिस्कस नहीं किया। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको इर्रेशनैलिटी और नॉनसेंस कहा गया है। इसकी तफसील हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ द मूवमेंट स्पैंड विजुअल लिटरेचर एंड साउंड मीडिया। डाडाइज़म वालों ने अपनी इस प्रोटेस्ट का एहतजाज किया किस तरह से, विजुअल मीडिया के ज़रिए से और विजुअल लिटरेचर एंड साउंड मीडिया के ज़रिए से। यानी उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया दिखाकर, सुनाकर, इंक्लूडिंग साउंड पोइट्री, कट अप राइटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। हाँ जी, साउंड पोइट्री, कट अप राइटिंग्स एंड स्कल्पचर, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, उन्होंने पोइट्री प्रोड्यूस की जिसमें पुराने ज़माने वाली ट्रेडिशंस को, राइम एंड मीटर को, शायराना तवाज़ुन को रिजेक्ट कर दिया गया। कट अप राइटिंग्स थी, यानी मुख्तलिफ़ तरह की राइटिंग्स को एक जगह पर इकट्ठा करके शो करना एक पैराग्राफ की सूरत में, जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई बात समझ नहीं आती। एंड स्कल्पचर, उन्होंने मुजस्मा साजी की, ऐसे मुजस्मे बनाए कि जिसमें 3-4 मुख्तलिफ़ थीम्स शो किए गए थे। वो मुजस्मा, उनका स्कल्पचर ना तो एक इंसान का पूरा मुजस्मा हुआ करता था, ना किसी जानवर का पूरा मुजस्मा था। उसका एक हिस्सा इंसान को रिप्रेजेंट करता है तो उसी मुजस्मे का दूसरा हिस्सा किसी जानवर को रिप्रेजेंट करता है। उसी स्कल्पचर में एक हिस्सा किसी रेप्टाइल या किसी परिंदे से मुशाबत रखता है। तो ये चीज़ उन्होंने प्रोड्यूस की, ये नॉनसेंस थी। डाडाइस्ट आर्टिस्ट एक्सप्रेस देयर
डिसकॉन्टेंट टूवर्ड्स वायलेंस एंड वॉर। और ऐसा करके वो क्या करना चाहते थे, वो अपनी डिसकॉन्टेंट को जाहिर कर रहे थे टूवर्ड्स वायलेंस एंड वॉर। उनके मुआशरे में जो वायलेंस, जो तशद्दुद था और जंग ने जो तबाही की थी, वो इस तबाही से, जुल्म से, तशद्दुद से मुतमईन नहीं थे। तो इस तरह का स्टफ़ प्रोड्यूस करके उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। द मूवमेंट वॉज सीन एज एंटी आर्ट दैट एम्ड टू अपटर्न इट्स ऑर्डर। तो डाडाइज़म क्या था, ये एंटी आर्ट मूवमेंट थी, फ़न के ख़िलाफ़ जाने वाली मूवमेंट थी, क्योंकि पुराने ज़माने में जो आला किस्म का आर्ट था, फ़न था, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी इन लोगों ने। Chaos then as the basic antithesis of order। हाँ जी, ये इस सारे डाडाइज़म का निचोड़ है। जब आपके पास ये नोट्स पहुंच जाएंगे, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, तो इस सेंटेंस को ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। Chaos then as the basic antithesis of order। तो उनकी तहरीक क्या थी, वो पुराने ज़माने के ऑर्डर के ख़िलाफ़ chaos की बात करते थे। यानी पुराने ज़माने में जो भी नज़्म व ज़ब्त, जो कानून कायदे चल रहे थे, उन सब के ख़िलाफ़ इन्होंने डिसऑर्डरनेस जाहिर की। ये लफ्ज़ केओस मतलब डिसऑर्डरनेस, अफरा तफरी, दरहम बरहम होना। ये लफ्ज़ हमने पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में पढ़ा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि आज के दौर में जो कुछ भी है वो डिसऑर्डर्ड है। वॉज अबंडेंसली यूज्ड बाय आर्टिस्ट। और इन आर्टिस्ट ने इस फ़लसफ़े को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। स्टार्टेड बाय ट्रिस्टन ट्राजा 1896-1963। हाँ जी, ये जो 1896-1963 है, ये ट्रिस्टन ट्राजा की डेट ऑफ बर्थ है, जो कि शुरू में आना चाहिए थी, गलती से मैं इधर ले आया। और वो जो पीछे हमने डिजिट पढ़ा था 1916 से 1922 तक, 1916 से 1922 तक, वो डाडाइज़म तहरीक के 6 साल हैं। जबकि ये जो है, ये ट्रिस्टन ट्राजा की डेट ऑफ बर्थ है। इसको काइंडली दुरुस्त कर लीजिएगा जब आपके पास नोट्स पहुँचेंगे। मैं इसकी इस्लाह कर लूँगा इंशाल्लाह आज इस लेक्चर के बाद। एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द सेंसलेस वायलेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेतहाशा कत्ल गारत देखी इन लोगों ने, तो ये उनकी तरफ से एक रिएक्शन था। एंड टू रिफ्लेक्ट द अनारकी। अनारकी मतलब होता है बदनज़मी, लाकानूनियत। लाकानूनियत इसका सही मतलब है। दैट इट स्प्रेड इन द सोशल सिस्टम एज वेल एज इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। यानी उनके समाजी निज़ाम में बदनज़मी, अनारकी थी, लोगों की ज़िंदगियों में अनारकी थी, बदनज़मी, लाकानूनियत थी। वट वॉज ऑल्सो अपोज्ड वॉज द कंसेप्शन ऑफ वट वॉज वर्दी ऑफ बीइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट। और वो चीज़ जो कि आर्ट के शायान शान थी, वो चीज़ जिसको आप आर्ट का, फ़न का शाहकार कह सकते हैं, उन्होंने इस शाहकार को भी रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा जी ये चीज़ जिसको आप शाहकार ख्याल करते हैं, अब ये शाहकार नहीं है, शाहकार हम आपको दिखाएंगे। तो वो शाहकार क्या था, आइए अगली लाइन में पढ़ते हैं। द क्लासिकल सब्जेक्ट्स वर रिप्लेस्ड बाय द मंडेन। तो अगर पुराने ज़माने के लोग क्लासिकल सब्जेक्ट लिया करते थे, बड़े बड़े सब्जेक्ट जैसे कि नेचर, ब्यूटी और रिलीजन और मोरालिटी पर शायरी किया करते थे, तो इसकी जगह पर उन्होंने मंडेन, दुनियावी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। मंडेन मतलब होता है दुनियावी, वर्ल्डली। एज द यूरिनल दैट मार्शल डच में प्लेस्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट इन हिज गैलरी। ये इस डाडाइज़म की सबसे बड़ी चीज़ है। ये वो रिएक्शन है जो अपनी इंतहा पर था। यूरिनल पेशाब करने का एक पॉट जो दीवार के साथ नस्ब होता है, इसमें खड़े होकर पेशाब किया जाता है। यूरोप वालों में ये रिवायत है, हम लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो यूरिनल एक पोर्ट है। इस शख्स ने, किसने, मार्शल डच में अपने इस यूरिनल को अपनी आर्ट गैलरी में लाकर रख दिया, जहाँ पर बड़ी आला किस्म की तस्वीर लटक रही थी। उन तस्वीर के साथ ये नापाक गंदा यूरिनल रख दिया और उसने बताना चाहा, ये मैसेज देना चाहा कि जनाब ये भी एक पीस ऑफ आर्ट है, ये भी आर्ट का एक शाहकार है, फ़न पारा है, इसको भी देखा करें। भाई क्यों देखा करें? उसने बताना चाहा कि जिस तरह से ये नापाक और गंदी चीज़ है, इसी तरह से आप लोगों की ज़हनियत, सन 1900 के दौर में ज़िंदा लोगों की ज़हनियत, मौजूदा दौर के लोगों की ज़हनियत, उनका इखलाक, उनकी थिंकिंग भी ऐसे ही गंदी है, ये उसने कहना चाहा। लिहाजा उसने यूरिनल अपनी आर्ट गैलरी में रख दिया।
तो ये उनके एहतजाज की एक इंतहा थी। ये वो चीज़ थी जिसको उन्होंने रिप्लेस किया था, किसके साथ? पुराने ज़माने के ऑब्जेक्ट्स से रिप्लेस किया था। एक और हरकत ऑल्सो इन हिज LHOOQ लोग डच मैप्स मोनालिसा विद a mustache was a direct means to shock the viewer and the age out from his कॉम्प्लेसेंसी। जी इसको मैं वजाहत कर दूं, इसी मार्शल डच मैप ने दूसरी हरकत ये की कि मोनालिसा की तस्वीर, मोनालिसा एक कैरेक्टर था, माजी में एक बहुत खूबसूरत औरत थी, उसकी खूबसूरती पूरे यूरोप में मैचलेस ख्याल की जाती थी। ख्याल किया जाता था कि यूरोप में इससे खूबसूरत औरत ना कभी पैदा हुई ना कभी पैदा होगी। उसकी पेंटिंग्स बड़ी पॉपुलर थी। इस शख्स डच मैप ने उस मोनालिसा की पेंटिंग पर मूछें बना दी, यानी औरत के चेहरे पर मूछें बना दी, साथ में ये अल्फाज LHOOQ लिख दिए जिसका कोई मतलब नहीं, बेमानी है। और इसका मकसद क्या था? लोगों को, इंसानों को हिलाना, जगाना, टू शेक द व्यूअर्स एंड द एज आउट ऑफ हिज कॉम्प्लेसेंसी मतलब आराम, सुकून, आसाइश में जिस तरह से लोग थे, उन्होंने उनकी आसाइश से, सुकून से जगाया, उनको एक धचका दिया। दैट लेड टू द वॉर इटसेल्फ। और ये हकीकत में एक तरह से जंग ही थी, पुराने निज़ाम के ख़िलाफ़, मौजूदा दौर की सिस्टम के ख़िलाफ़ जंग थी, यानी पुरानी रिवायात के ख़िलाफ़ और मौजूदा दौर के सिस्टम के ख़िलाफ़ एक जंग थी अपने अंदाज में। इट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। और उनके इर्द गिर्द जो डिसइल्यूजनमेंट था, जो मायूसी थी, उसका इजहार था। विद द वॉर एंड दैट आर्ट टू हैड लॉस्ट इट्स मीनिंग। और ये वो बताना चाहते थे कि अब तो आर्ट, फ़न भी बेमायनी हो गया, लाइक द लिटरेचर ऑफ द क्लासिकल टाइम, जैसे कि पुराने ज़माने का लिटरेचर ख़त्म हो चुका, वो पुराना हो चुका, आर्ट ने, फ़न ने भी अपनी हैसियत खो दी है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी प्रीवियसली सेट रूल्स एंड अ वायलेंट पोर्ट्रेयल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू शुक एंड अवेक वॉज द चैनल ऑफ द टाइम। हाँ जी, चैनल ऑफ द टाइम। उनका अंदाज़ क्या था? लोगों को एक धचका देना, टू शॉक एंड एव, खौफ पैदा करना लोगों में, उनको अजब सी चीज़ें दिखाकर। दैट सॉ द वायलेंस ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हैंड। और ये वो लोग थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वायलेंस को, तशद्दुद को अपनी आँखों से देखा था। द आर्टिस्ट एंड राइटर्स ऑफ द डाडा मूवमेंट वर मोस्टली वॉर वेटरन्स। ये लास्ट 3 लाइन्स बड़ी अहम हैं। अगर आपको डाडाइज़म का फ़लसफ़ा समझना है कि आखिर इन लोगों ने ऐसी हरकतें क्यों की, तो उसकी रीज़न यहाँ बयान हो रही है कि ये जितने भी डाडाइज़म के आर्टिस्ट थे, फ़नकार थे, असल में वो वॉर वेटरन्स थे। वो जंग में सिपाही के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने अपने हाथों से लोगों के कत्ल किए थे, अपने हाथों से अपने साथी सिपाहियों को मरते हुए देखा था, इंसानों का खून बहते हुए देखा था। लिहाजा वो नफ्सियाती तौर पर बड़े डिस्टर्ब हो चुके थे। वॉर वेटरन्स एंड एक्सप्रेस थ्रू देयर वर्क द साइकोलॉजिकल डिवास्टेशन ऑफ द वॉर, यानी इस जंग ने साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर इंसान को जिस तरह से तबाह किया था, उस डिस्ट्रक्शन को उन्होंने ज़ाहिर किया अपने आर्ट के ज़रिए से। द कॉल फॉर री इन्वेंशन वॉज इकोड इन द मूवमेंट एंड स्टूड फॉर व्हाट मॉडर्निज्म ब्रॉडली एम एट। लीजिए, इस डाडाइज़म को मैंने कंप्लीट किया आपके लिए और बड़ी तफसील से मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक इम्प्रेशनिज़म शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमने मॉडर्निज़म, मॉडर्न पीरियड पढ़ा, जो कि सन 1900 के आगाज़ से शुरू हुआ या फिर 1890s में इसकी बुनियाद पड़ चुकी थी। इसमें बहुत से इज़म्स हैं। मॉडर्निज़म हमने पढ़ा, डाडाइज़म हमने पढ़ा। इसमें से जो सवाल बन सकते हैं उनको मैंने पॉइंट आउट किया कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो काइंडली इन सारी चीज़ों पे तवज्जो दीजिएगा, इसको तफसील से पढ़िएगा। जब ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा
आई थिंक ये मॉडर्न पीरियड का जो भी चैप्टर है मैं 2 से 3 लेक्चर्स में क्लोज़ करूँगा। जब ये क्लोज़ हो जाता है तो इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, उनको एक जगह पे रखिएगा, उसकी हार्ड कॉपी निकलवाइएगा, ये आपके फ़ायदे में है, आने वाले पेपर्स में आपको बड़ा काम देंगे। इसके बाद इम्प्रेशनिज़म है। आज की इस लेक्चर में मैं इम्प्रेशनिज़म को ख़त्म करना चाहूँगा। लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन काइंडली तवज्जो दीजिएगा बिकॉज टाइम इज़ शॉर्ट, हमारे बहुत से टॉपिक्स करने वाले बाकी हैं। इम्प्रेशन मतलब तासुर देना। इम्प्रेशनिज़म वाज अ मूवमेंट दैट शोड द इफ़ेक्ट ऑफ थिंग्स ऑन द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट। इम्प्रेशनिज़म क्या करता है? ये एक मूवमेंट थी दैट शोड द इफ़ेक्ट ऑफ थिंग्स ऑन द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट, जो कि आर्टिस्ट के जहन पर होने वाले असरात को ज़ाहिर करती है। एक आर्टिस्ट अपने मुआशरे में अपने इर्द गिर्द जो कुछ देखता है, जो वायलेंस देखता है, जो खूबसूरती देखता है, अमन हो या बदसूरती हो या जंग हो, जो कुछ उसने देखा, उसके जहन पर जो असरात हुए, उन असरात को उसने अपने पढ़ने वालों तक कैसे पहुँचाया? वो इम्प्रेशनिज़म के ज़रिए से पहुँचाया। And the artist expressed his expressions through the medium of painting and drama। उसने पेंटिंग के ज़रिए से, ड्रामा के ज़रिए से उन फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाया। मतलब ये कि एक आर्टिस्ट ने अपने ज़माने में इंसानों के हकूक़ की हक तलफ़ी होते हुए देखा, या उसने खूनरेज़ी देखी, उसका जहन इन चीज़ों से मुतासिर हुआ, डिस्टर्ब हुआ। उसने इस सारी डिस्टर्बेंस को शो किया कैसे? शायद पोइट्री में, शायद पेंटिंग के ज़रिए से, शायद कोई मज़मून लिखकर, शायद कोई स्कल्पचर, कोई मुजस्मा बनाकर। तो उसने जो कुछ रिसीव किया था, मुआशरे के मनाजिर से जो कुछ उसने रिसीव किया था, वो सब कुछ उसने अपनी पेंटिंग में एक इम्प्रेशन, एक तासुर के तौर पर आगे पहुंचा दिया, एक्सप्रेस कर दिया। ये इम्प्रेशनिज़म था। तो इम्प्रेशनिज़म के पोइट्स अपनी शायरी में एक इम्प्रेशन, एक तासुर दिया करते थे। किस चीज़ का? अपने मुआशरे के हालात का। आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स में एक इम्प्रेशन, एक तासुर दिया करते थे। किस चीज़ का? अपने मुआशरे की बदनज़मी का, करप्शन का। स्कल्पचर बनाने वाले अपने मुजस्मे के ज़रिए से, अपने मुजस्मे के मुख्तलिफ़ पार्ट्स, हिस्सों के ज़रिए से अपने मुआशरे के हालात का एक इम्प्रेशन दिया करते थे। ये इम्प्रेशनिज़म था। तो फर्स्ट 2 लाइंस पढ़कर मैंने सिर्फ इम्प्रेशनिज़म को आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट वाज इम्प्रेशनिज़म, इम्प्रेशनिज़म क्या था, ये इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये लेक्चर हम यहाँ स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इम्प्रेशनिज़म से आगे अपनी बात को शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।